कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ी शानदार खेल दिखा रहे हैं। अब रेसलिंग मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। दीपक पुनिया ने मौजूदा कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया, तो वहीं मेन्स फ्री स्टाइल कुश्ती में 86 किलो भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में दीपक ने पाकिस्तानी रेसलर मोहम्मद इनाम को 3-0 से मात दी। साक्षी मलिक ने वुमेन्स 62 किलो भार वर्ग के फाइनल में कनाडा की एना गोरिनेज गोंजालेस को बाईफॉल में 4-4 से मात दी। साक्षी मलिक एक समय 4-0 से पीछे चल रही थी, लेकिन एक ही दांव में उन्होंने कैनेडियाई खिलाड़ी को चित कर दिया। बजरंग पुनिया ने भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलो भार वर्ग के फाइनल में बजरंग पुनिया ने कनाडा के एल मैकलिन को 9-2 से मात दी, तो वहीं अंशु मलिक सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही, जबकि दिव्या काकरान और मोहित ग्रेवाल ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में सफल रहे। रेसलिंग में मिले इन 6 मेडल्स की बदौलत भारत के कुल पदकों की संख्या अब 26 हो चुकी है, जिनमें 9 गोल्ड शामिल है। टीम इंडिया के सामने आज वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने का शानदार मौका है। 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। अगर आज का मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम कर लेती है, तो फिर वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम टी20 सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। रोहित की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। आज के मैच की बड़ी खासियत ये है कि मुकाबला अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। भारतीय फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है, कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट हो गए हैं और चौथे मैच के लिए तैयार हैं। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए थे और बीच में खेल छोड़कर उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। रोहित शर्मा की पीठ में ऐंठन हो गई थी। इस मैच में रोहित शर्मा दोबारा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं आए थे। आज देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होने जा रहा है। इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं और आज ही वोटिंग के बाद चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। संसद में एनडीए के संख्याबल को देखते हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी है, लेकिन इसके बाद भी एनडीए खेमा किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा शुक्रवार को एनडीए के नेताओं ने मतदान से पहले अपनी रणनीति को आखिरी रूप देने के लिए बैठक की। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम 30% पूरा हो चुका है। 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। उसके कुछ ही दिनों बाद रफ्तार से मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया था। मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई पिछले साल 15 जनवरी से शुरू हुई थी। फिर नींव भरने के बाद तेजी से मंदिर के प्लिंथ के निर्माण का काम शुरू हुआ। अब 5वीं परत तक प्लिंथ का काम पूरा हो गया है, जबकि 6ठी और 7वीं परत का काम लगभग 80% पूरा हो गया है। प्लिंथ का काम खत्म होने के बाद मंदिर का कॉरिडोर बनना शुरू हो जाएगा। मंदिर का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा। हालांकि मंदिर निर्माण का काम पूरी तरह से 2025 में खत्म होगा, लेकिन भक्त दिसंबर 2023 से मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। देखिए दुश्मन को धूल चटा देने वाला हमारा मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। लेकिन अब इससे सिर्फ गोले नहीं निकलेंगे, बल्कि ये दागेगा लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल यानी LG-80GM। डीआरडीओ ने सेना के साथ मिलकर स्वदेशी ATGM का सफल परीक्षण किया। 2 मिसाइलों ने सटीकता के साथ प्रहार किया और 2 अलग अलग रेंज में लक्ष्य को कामयाबी से ध्वस्त कर दिया। खासियत यह है कि मिसाइल नजदीक और दूर दोनों टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम साबित हो रही है।
इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टैनम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक यानी हीट हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को भी भेज सकता है। यानी कोई भी टैंक या बख्तरबंद वाहन इससे बच नहीं पाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव का सब हिस्सा बनना चाहते हैं। देश की आन बान और शान तिरंगे को अपने घर में सजाना चाहते हैं। कानपुर के बाजारों में तो हर साइज के तिरंगों के साथ अलग अलग सामान भी तिरंगा शेड में मौजूद हैं। देखिए, पूरे बाजार में तिरंगे के साथ टी शर्ट, ब्रेसलेट, मुखौटे, गुब्बारे, बिल्ले, बैंड्स के अलावा सजावट के कई सामान सब तिरंगे के शेड में बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। लोग शान से इन्हें खरीद रहे हैं और पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को साकार करना चाहते हैं। मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो पूरा देश फॉलो कर रहा है, चाहे यहाँ है, चाहे हिंदुस्तान के जो लोग बाहर भी रहते हैं वहाँ भी लोग तिरंगा अपना फहराएंगे, ये पक्की बात है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में तिरंगा शेड के सामानों की जबरदस्त डिमांड है। हालात ये हैं कि सामान आता है और बिक जाता है और सामान की शॉर्टेज हो रही है। भाई बहन के प्यार भरे त्योहार रक्षाबंधन के लिए मथुरा जेल में खास तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ जेल में कैदियों के द्वारा अनोखी राखियां बनाई जा रही हैं। कैदी इस बार यहाँ ऐसी राखियों के निर्माण में जुटे हैं जिसे बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा वचन लेने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दरअसल जेल में बनाई जा रही आकर्षक राखियां उपयोग के बाद पौधारोपण करने में भी प्रयोग की जा सकेंगी। इसके लिए इन राखियों में विभिन्न सब्जियों के बीज का प्रयोग किया जा रहा है। पर्यावरण मित्र राखी का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। इन राखी में वेस्टेज के रूप में पर्यावरण के अनुकूल चीजों का यूज किया जा रहा है, न कि उनके प्रतिकूल चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनुकूल इस प्रकार से यूज किया जा रहा है क्योंकि उसमें सीताफल, कद्दू, लौकी, तुरई, अनेक प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने वाली इन राखियों को जेल प्रबंधन बाजार में उपलब्ध करा रहा है। इन राखियों को 30 से 35 रुपए के बीच बेचा जाएगा और इन राखियों से होने वाले मुनाफे को राखी बनाने वाले कैदियों के बीच बांटा जाएगा। महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार तो कोशिश कर ही रही है, साथ ही आरबीआई भी बाजार में मनी फ्लो को कंट्रोल करके महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इसमें गुड न्यूज ये है कि हाल ही में बढ़ती महंगाई पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.50% इजाफा कर दिया है। इससे रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गया है। रेपो रेट बढ़ने से अब होम लोन से लेकर ऑटो लोन और पर्सनल लोन तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। हालांकि जेब पर बढ़ने वाले इस बोझ से महंगाई पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल रेपो रेट बढ़ने के पीछे आरबीआई का मकसद महंगाई पर लगाम लगाना है। रेपो रेट बढ़ने से लोन में ईएमआई में बढ़ोतरी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी में कमी आएगी। मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटेगी। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन रवाना कर दिया है। दक्षिण कोरिया के चंद्रयान, जिसे दा दनूरी मिशन नाम दिया गया है, उसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है। रॉकेट को फ्लोरिडा के केप केनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से अंतरिक्ष की ओर रवाना किया गया। दक्षिण कोरिया ने पहली बार धरती की निचली कक्षा से बाहर कोई मिशन भेजा है। कोरियाई चंद्रयान 40 मिनट की उड़ान के बाद रॉकेट से अलग हो गया था। इसके आगे चांद तक की यात्रा वो खुद करेगा। इस मिशन के साथ ही दक्षिण कोरिया भारत, अमेरिका और चीन जैसे देशों के समूह में शामिल हो गया है, जो चांद पर पहले मिशन भेज चुके हैं। बताया जा रहा है कि कोरिया का चंद्रयान चांद पर मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम, पानी और हीलियम 3 की जांच करेगा। ऐसी जगहों का पता लगाने की कोशिश होगी जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। संभावना यह भी है कि वहां बर्फ या पानी का बड़ा भंडार मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी साबित होगी। हिंदुस्तान की नौसेना की महिला पायलट्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कारनामा है अरब सागर में निगरानी का, जिसे अंजाम दिया है नेवी की 2 महिला पायलट समेत 5 महिला ऑफिसर्स ने। इस मिशन के लिए गुजरात के पोरबंदर से INS 314 नेवल स्क्वाड्रन ने ऐतिहासिक उड़ान भरी। 5 महिला अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में मैरीटाइम रेनोकेसेंस एंड सर्विलांस मिशन शुरू किया। ये पहली बार है जब इस तरह के सर्विलांस मिशन पर ऑल विमेन क्रू गया
और इस मिशन को पूरा करके महिला ऑफिसर्स ने इतिहास रच दिया। जिस एयरक्राफ्ट से मिशन को पूरा किया गया उसका नाम डॉर्नियर शॉर्ट रेंज है, जिसे निगरानी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस मिशन में 2 पायलट्स लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते ने हिस्सा लिया और इस उड़ान की मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा थी। मिशन की टेक्निकल एंड सेंसर ऑफिसर थी लेफ्टिनेंट पूजा पांडे और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। इस मिशन के साथ ही भारतीय नौसेना की इन महिला ऑफिसर्स ने सभी बैरियर्स को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। ये एक ऐसी पहल है जिसके जरिए उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की जा रही है जो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। ये एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसमें हमारी हाउस हेल्प की जो बेटी थी वो आती थी घर पर और अपनी मदर के साथ आती थी, आकर बैठ जाती थी। मेरी ही उम्र की थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि इसको पढ़ाना शुरू करो और आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, उसकी हेल्प भी हो जाएगी। और ये बहुत पुरानी बात हो गई, जब मैं खुद भी स्कूल में जाती थी, छोटी बच्ची थी। हरियाणा के करनाल में कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों ने पुकार नाम की संस्था बनाकर जरूरतमंद बच्चे बच्चियों को पढ़ाने का फैसला किया। काफी संख्या में दूर दराज से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। संस्था की तरफ से हर बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान मुफ्त दिया जाता है। कोरोना काल में भी इस संस्था ने इस नेक काम को जारी रखा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों का कहना है कि उनका काफी ध्यान रखा जाता है। वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजादी के 3 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। 3 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाखियों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने का परवाना सुनाया था। बस उसी दिन से लद्दाख के लिए इस तारीख की अलग अहमियत हो गई। अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक अलग पहचान मिल गई। अपनी अलग पहचान के साथ लद्दाख एक बेहतर भविष्य की राह पर आगे बढ़ने लगा। उसी सुनहरे दिन की याद में लेह में सिंधु नदी के किनारे इस पालियत उत्सव का जश्न बेहद धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव के लिए पूरे 4 साल बाद हिज होलीनेस दलाई लामा के कदम लद्दाख की धरती पर पड़े। रिम्पोचे दलाई लामा की मौजूदगी ने लद्दाखियों के लिए इस उत्सव को और खास बना दिया।